क्यों किया था? क्योंकि वो व्यक्ति, वो जो बॉय है वो हमारे लिए क्या है? वो परिचित है हमारे लिए, यस और नो, इसलिए वहां पर द आएगा। अगला क्या है? आई डैश, सॉरी, इट डैश हैवीली सिंस मॉर्निंग, यस। क्यों? परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंस और फॉर कहाँ आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने टेबल में देखा था, तो या तो हैज बीन, या फिर हैव बीन, या हैड बीन, या विल हैव बीन, या शैल हैव बीन। अब हमारे पास ना तो हैड बीन का ऑप्शन है, ना विल हैव बीन, शैल हैव बीन का ऑप्शन है। किसका है? हैज बीन का है। तो हम लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो रहा है? चलिए, जब भी टाइम ड्यूरेशन बताने वाला टेंस जो होता है, या कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, सुन लो इस बात को पूरा, ऐसा कोई काम जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ हो, पहले कभी शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी क्या हो रहा हो? चल रहा हो, लगातार अभी भी चल रहा हो, उसमें कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा आता है? और फिर वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें करना है। ठीक बात है। अगला करिए, ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये हमने कल भी किया था, उस पर हमने चर्चा भी की थी कि कैन कब आता है? जब हम किसी की क्षमता या योग्यता को बता रहे होते हैं ना, तो जब हम किसी की क्षमता या योग्यता को बता रहे होते हैं तो क्या आता है? कैन आता है। ठीक है। अगला करेंगे, मोहन इज सीनियर टू आएगा। क्यों आएगा? कौन कौन से वर्ड्स थे? बोल दो जल्दी फटाफट। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर और प्रेफर। 5 शब्द थे ना, रिपीट करिए। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और प्रेफर। लिख लो वहीं के वहीं। अभी वहां लिखे थे नोट्स में, तो उसको यहां भी लिखते जाओ, है ना। एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर हमें बनेगा तो हम वो भी सॉल्व करें, ऐसा होना चाहिए। चलिए, क्लियर हो गया? इन सभी एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? लैटिन एडजेक्टिव कहा जाता है। और इनके बाद क्या आता है? टू आता है, देन नहीं आता। वैसे सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन। कौन सा वाला देन? THEN या THAN? THAN। क्लियर हो रहा है? ओके। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, सुनील वर्क्स हार्ड। अभी उसकी बुक में देख लो बेटा, है ना, इधर उधर नहीं है ना। सो दैट क्या आएगा? क्योंकि यहाँ इसका मतलब निकल रहा है ताकि ऐसा हो जाए कि। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऊपर वाला सो क्यों नहीं आया है? ये सो क्यों नहीं आया है? यस, अगर ये सो आया था तो इस सेंटेंस के आगे चल के कहीं पर क्या आना चाहिए था? दैट आना चाहिए था। समझ में आ गई बात? ठीक बात है। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं बताता हूं आपको। हमने डू एज डायरेक्टेड किए थे, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, वो सो दैट का एग्जाम्पल है। हमने क्या बनाया था? शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, आया था। देखो, सो यहां पर आया था, फिर दैट यहां लगा था, ये अलग सो दैट है। अगर ये वाला सो हम टेक कर देते तो इस सेंटेंस में आगे चल के कहीं क्या आना चाहिए था, जो कि नहीं है। दो तो आ नहीं सकता, दो का हिंदी क्या होता है? हालांकि, है ना। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते सुनील वर्क हार्ड हालांकि ही में गेट, ऐसा बोलेंगे क्या कि वो पा सकता है नंबर, है ना? ऐसा नहीं है। एंड भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? सो दैट, ताकि। उसका परिणाम ये निकल रहा है, ये काम करेगा तो उसका परिणाम ये निकलेगा। यस और नो? ठीक है। फिर हमने क्या किए थे? डू एज डायरेक्टेड। तो अभी हम डू एज डायरेक्टेड को होल्ड करते हैं, हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट सेट के फिल इन द ब्लैंक्स में। चलो फटाफट देखते हैं कितने कर पाते हम। और हमने शायद कल स्टार्ट भी कर दिया था उनको चर्चा करना। ओके, यही है सेकंड सेट, यही है भैया आपका सबका। यस और नो? देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने कल भी चर्चा की थी। गरिमा एंड धर्म, बोथ। बोथ कब आता है बेटा? जब दो को इंडिकेट कर रहे हैं, हम दो को दर्शा रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं? बोथ। बोथ का एक यूज हमने एक जगह और किया था, अगर आपको याद हो, सेंटेंस को जोड़ने में, बोथ एंड एंड। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज बोथ
ऑनेस्ट एंड पुअर, या ही इज बोथ पुअर एंड ऑनेस्ट, ये किया था हमने, याद होगा आपको, ठीक है। अगला है स्वाति डैश स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच। अब स्वाति बोल सकती है, हिंदी बोल सकती है, इंग्लिश और फ्रेंच परफेक्टली, ये मतलब उसकी क्या है, योग्यता या क्षमता। तो कैन जब यूज होता है जब हम किसी की योग्यता या क्षमता को बता रहे होते हैं, तो बिल्कुल वहां लिखते जाइए, कैन के बगल में बारीक बारीक लिख लीजिए कि कैन का इस्तेमाल हम योग्यता या क्षमता, कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला करेंगे, अगला भी हम चर्चा कर चुके हैं, आई डू नॉट हैव डैश गुड बुक एट होम, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो कैसा आएगा, नहीं आएगा, वेरी नाइस। अब यहां से हमें चर्चा करनी है, करें शुरू, आइए। तो क्वेश्चन क्या है, हाँ तो ये तो आंसर ही हो गया, हाँ, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, यही है, क्या आएगा, क्यों, इसमें आंसर इनटू आएगा, ये सही बात है, लेकिन इसका रीजन बताइए पहले। मैं पूछ रहा हूं इन क्यों नहीं आएगा, चलिए ये बताइए, द स्टूडेंट कम डैश द क्लास, और दूसरा है, चलो इसको कमिंग कर दे रहा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, द स्टूडेंट्स आर इस तरीके से करते हैं, द स्टूडेंट्स आर कमिंग डैश द क्लास, क्या आएगा, और दूसरा है द स्टूडेंट आर सिटिंग डैश द क्लास, दोनों सेंटेंस में बताइए, और आपके ऑप्शंस हैं, एक है इन और एक है इनटू, फर्स्ट में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, सेकंड में इनटू, अच्छा अभी आप कह रहे थे जंप करने पे इनटू आता है और यहां बैठे हुए हैं तब भी इनटू कह रहे हो, दोनों में इन कर दें क्या, नीचे वाले में इन कर दें या ऊपर वाले में इन कर दें, मतलब रीजन बताइए कि बस तुक्केबाजी चले, लॉजिक के साथ बात करो, क्यों आएगा वो मैं पूछूंगा ना, ऐसा इन आएगा क्या हो रहा है, रीजन बताओ क्यों आएगा, चलिए समझे, देखो इनटू कब आता है इसको समझते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। तो इनटू तब आता है, इसकी मैं बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूं, बच्चों को हमेशा याद रहती है फिर वो स्टोरी। मान लीजिए एक कुआं है, मैं कुआं बहुत अच्छा बनाता हूं, ध्यान से देखना सभी, लग रहा है कुआं, देखो यहां अब फ्रॉग उससे अच्छा बनाता हूं, देखो मेंढक कितना अच्छा बनाऊंगा, ये मेंढक है कि नहीं, तो फ्रॉग जंप कर रहा है किसमें, कूद गया। अब आप खुद बताइए क्या जो कुआं है वो गति कर रहा है, मैं पूछ रहा हूं कुआं गति कर रहा है क्या, कौन गति कर रहा है, क्या कुएं की दीवारें अभी भी कांस्टेंट है, रुकी हुई हैं, क्या इसके अंदर फ्रॉग लगातार गति करता हुआ चला जा रहा है, लगाओ इनटू, जब भी कोई एक चीज स्थायी हो और दूसरी चीज गति कर रही हो तो क्या आता है, क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं ना, रूम चल रहा है, क्या क्लास भी गति कर रही है क्या, कौन गति कर रहा है, तो क्या आना चाहिए, अब बताओ, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, गति करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस क्लास रुकी हुई है, वो बैठे हुए हैं, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात,
कब इंटू आता है, इसका लॉजिक समझो, ये क्यों इंटू आया है इसका लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि यहां तो आप इंटू पे बोल गए फटाफट, यहां नहीं बता पा रहे फिर इंटू कब आएगा। इसका मतलब हम तुक्के मार रहे थे या हमें रट लिया हमने शायद कि जंप वर्ड आएगा तो इंटू लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए जंप की वर्ड जगह उन्होंने कोई नया वर्ड दे दिया, फिर क्या करोगे? इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो दीवार है या फ्रॉग है, उसमें जो जिस कुएं में वो कूद रहा है वो कुआं रुका हुआ है ना, गति कौन कर रहा है? सिर्फ मेंढक, फ्रॉग। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, ऑन कब आता है, अपॉन कब आता है, इनको और समझ लो। देखो इन हम समझ गए, जैसे मैं बोलूं, हाँ इनटू भी समझ गए। ऑन पे आते हैं पहले, ऑन, ऑन कब आता है पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा। अरे ऑन ऑफ के नहीं, करेक्ट, वेरी गुड। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसके कांटेक्ट में हो, ऊपर मत बोलो खाली, जैसे मैं बोलूं ये पेन है मेरे हाथ के ऊपर है, अब ऑन आ जाएगा क्या? फिर ऊपर क्यों बोलो? उसके साथ स्पर्श में हो, फिजिकल टच में हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप फिजिकल लाइन नहीं बोलोगे, फिजिकल टच नहीं बोलोगे, तो बात खराब हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो ऊपर ही है, ये छत भी तो मेरे ऊपर ही है, लेकिन ऑन तो नहीं है ना मेरे, टच तो नहीं हो रही ना मेरे से। समझ में आ रही है? ये देखो एग्जाम्पल कई सारे हैं, मैं बोल सकता हूँ दिस पेन इज ऑन माई हैंड या ऑन माई पाम, इसको हथेली के आगे के ऊपर इसको बोलते हैं पाम। या मैं बोल सकता हूँ आई एम ऑन दिस टेबल, सही बात है ना? दिस आई एम ऑन दिस चेयर, दिस बुक इज ऑन दिस डेस्क, ऐसा बोल सकते हैं। ऑन कब आता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसके साथ क्या हो, टच होना चाहिए। क्लियर आ रहा है समझ में? तो क्या आएगा? ऑन आएगा। तो ये सब लिखते जाओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऑन पे आ जाए पता नहीं ना भाई। हाँ, अब आता है अपॉन। अपॉन का बताओ रीजन क्या है, कब अपॉन आता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, टेबल रुकी हुई है, कैट मूव करी, अंदर गति नहीं करी। इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है। अरे यस और नो, इसको इनटू से कंफ्यूज नहीं करना है हमें। इनटू कब आता है? जब एक चीज के अंदर कोई चीज गति कर जाए, ये इनटू है। लेकिन कोई चीज रुकी है और उसके ऊपर से, उसके उसके ऊपर कहीं भी हो सकती है, उसके ऊपर से या उसके ऊपर ही कोई चीज गति कर जाए तो क्या आता है? अपॉन आता है। जैसे मैं बोलूँ कैट जम्प्ड अपॉन अ टेबल या अपॉन द टेबल, तो क्या आएगा? अपॉन आएगा। क्यों? क्योंकि टेबल ये रखी है, कैट यहां से कूदी, उछली और वहां चढ़ गई। यस और नो? क्लियर हो रहा है? तो ये छोटे छोटे बारीक पॉइंट लिखते जाना। अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है अपॉन से आ जाए, ऑन से आ जाए, इन से आ जाए या ऑन से आ जाए। ठीक है, तो हमें सिर्फ आंसर नहीं ढूंढना है, बाकी के बचे हुए ऑप्शन के भी लॉजिक ढूंढने, वो कहाँ आते हैं। क्लियर हो रहा है? अगला देखो, ये बता चुका हूं मैं, बताइए भाई। दे डैश क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव कहाँ लिखा हुआ है? हैव लिखा है ना? तो देखो प्लेड नहीं आ सकता, प्ले नहीं आ सकता, प्ले नहीं आ सकता, हमने अभी बात की थी। जब भी सिंस फॉर आते हैं, टाइम रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स आते हैं, तो क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला करते हैं। यस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको, सभी लोग करिए। और माई होम इज जस्ट इन फ्रंट, क्यों? अगर ऑफ आपका आंसर है तो क्यों? तो उसका मतलब क्या? ऑफ का मतलब सामने होता है क्या? तो लिख लो इस बात को कि फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने या अगेंस्ट। उल्टा भी होता है, अगेंस्ट मतलब किसी के उल्टी साइड। समझ गए? ये दोनों वर्ड लिख लो कि फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, और इसको फिक्स्ड प्रपोजिशन कहा जाता है। फिक्स्ड प्रपोजिशन मतलब ये तय है कि इसके सामने क्या आएगा? ऑफ ही आएगा, है ना? फिक्स्ड प्रपोजिशन है जब भी किसी वर्ड के साथ कोई प्रपोजिशन मिलके कोई मीनिंग बना दे तो उसको फिक्स्ड प्रपोजिशन की कैटेगरी में रखते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हमें इन्हें याद ही करना पड़ता है, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। ठीक है ना? तो फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, है ना, या किसी चीज के अगेंस्ट, विरोध में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। जॉन इज डैश ऑनेस्ट
वर्कर। बहुत ज्यादा इजी है, तो पढ़ा है हमने। कब आता है एन? हम बोल के देखेंगे। इसका उच्चारण ह नहीं होगा, क्या होगा? अ का उच्चारण आएगा। आ मतलब हिंदी का स्वर, स्वर मतलब अरे यस और नो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। तो आज की क्लास में हम, हाँ, अगले सेट पे बिल्कुल हम सारे डुए डायरेक्ट, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ करते हैं, और उसमें ये नोटिस करना कि कितने रिपीट हुए हैं, है ना? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि यार देखो चीजें रिपीट होती है। आ जाओ भाई, सेक्शन सी, सेट नंबर 3। ये रहा, यही है, बुला लीजिए भाई। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार एक नया चीज करते हैं। क्या होता है ना, जब मैं पूछता हूं ना तो कुछ बच्चे जल्दी आंसर कर देते हैं, है ना? तो इस बार हम ऐसा करेंगे कि सभी लोग पहले, कितने क्वेश्चन हैं? 6, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सबको मौका नहीं मिल पाता है ना, वो ठीक बात नहीं है। तो आप पहले 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अपने अपने आंसर मन में सोच लीजिए, वहीं बगल में ही लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा, आप चेक करिए कितने सही है कितने गलत है। करिए। चलिए करें क्या? कर लिए सभी ने? पक्का? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को, बिल्कुल लॉजिकली समझेंगे हम। और मैं सजेस्ट करूंगा सभी को कि देखो मैं जब आंसर पूछूं तभी आंसर देंगे। होता क्या है ना कि जब आपको आता है तो आप आंसर बोल देते हो, लेकिन जिसको नहीं आता है ना, वो आंसर अपना जो गलत आंसर देने वाला होता है वो रुक जाता है। और वो कहाँ देता है वो गलत आंसर? एग्जाम में। तो गलत आंसर देना ज्यादा बेहतर है यहाँ क्लास में। उससे क्या होगा, वो गलत आंसर बाहर निकल जाएगा, तब आपके आपके अंदर एक सही आंसर जा पाएगा। और अगर आपने अपने गलत आंसर को वहीं दबा लिया तो फिर वो कब निकलेगा? एग्जाम में निकलेगा, क्योंकि वो डाउट बन के बैठा रहेगा दिमाग में, है ना? हमें तो ये लगता था, और लगा दोगे भाई। तो समझना ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन का किस किस बच्चे ने ए आंसर लगाया? वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश इट डज नॉट गो बैड। किस किस का आंसर ए है? कोई नहीं है। किस किस का आंसर बी है? किस किस का आंसर सी है? किस किस का आंसर डी है?
मुझे ऐसे कई सारे बच्चे मिले जिन्होंने एक भी बार हाथ नहीं उठाया, दोबारा कर रहा हूं मैं। जिनका आंसर ए है हाथ उठाएं, जिनका आंसर बी है, जिनका आंसर सी है और जिनका आंसर डी है। ओके, करेक्ट आंसर है इसका बी। आंसर क्या है करेक्ट? अब अपन ऐसे ही करेंगे, है ना? आप समझो इसका लॉजिक कि हमारा आंसर क्यों गलत हुआ और हमारा आंसर क्यों सही है। देखो ध्यान से, वी कीप आवर ब्रेड इन फ्रिज, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, हम अपना जो ब्रेड है उसको फ्रिज में रखते हैं, डैश इट डज नॉट गो बैड, लगाइए लॉजिक, ताकि वो खराब ना हो जाए। और हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, वो सो और सो दैट का क्वेश्चन आया था। यस और नो? आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, नहीं हो सकता, लॉजिकली किसी में भी पॉसिबल नहीं है। हम अपना ब्रेड फ्रिज में रखते हैं, बाद में वो खराब ना हो जाए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, क्योंकि वैसा भी नहीं हो रहा। हाँ, इसका मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं बोल सकते वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज ऑल्दो इट डज नॉट गो बैड। ऐसा हो सकता है कि हालांकि वो खराब ना हो जाए, नो, ताकि वह खराब ना हो जाए। मैंने पहले भी बताया है सो दैट का इस्तेमाल देखो लॉजिकली ग्रामर से कैसे करते हैं। सो दैट के इस तरफ जो लिखी होती है वो कोई कंडीशन है, और दूसरी तरफ जो लिखा होता है उसका परिणाम है, रिजल्ट है। ऐसा हम करते हैं ताकि ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो, दोनों ही हो सकती है। समझ में आ रही बात? याद रखना। चलिए अगला करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली? आंसर कोई नहीं बोलेगा। किस किसने इसका आंसर ए दिया है? कोई भी नहीं। किस किसने इसका आंसर बी दिया है? बिल्कुल ईमानदार रहिएगा, या बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। किस किसने इसका आंसर सी दिया है? गुड। किस किसने आंसर इसका डी दिया है? बाकी पूरी क्लास ने दिया है। नाइस। करेक्ट आंसर क्या है? मच। कारण उसका बिल्कुल स्पष्ट है। देखो आप समझते हैं, देखो मैनी का इस्तेमाल कब करते हैं? मैनी का इस्तेमाल तब करते हैं जब इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा हो? काउंटेबल हो। ये लिख लो जिनको नहीं पता है। ऑल, ऑल का इस्तेमाल भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों जगह करते हैं, हमने पढ़ा था अभी, अगर आपको याद हो, शायद याद आ रहा है ऑल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। लेकिन यहां हाउ ऑल डू यू नहीं लॉजिकली फिट बैठ रहा है। यस और नो? देन फ्यू का इस्तेमाल कब करते हैं? काउंटेबल के साथ। यस, फ्यू का इस्तेमाल भी कहां करते हैं? लेकिन मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। हमें दो चीजों के बीच में पढ़ना है यहाँ पर, एक तो फ्यू पढ़ना है और एक पढ़ना है लिटिल। ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू आता है काउंटेबल के साथ और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के साथ। फिर इनके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक फ्यू से क्वेश्चन आता है, एक अफ्यू से क्वेश्चन आता है, और एक द फ्यू से क्वेश्चन आता है। इन तीनों में डिफरेंस होता है, फ्यू कहाँ आएगा, अफ्यू कहाँ आएगा और द फ्यू कहाँ आएगा। ऐसे इसके साथ है, एक होता है अ लिटिल और एक होता है द लिटिल। ये हम पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? बस हमें इतना याद रखना है, फ्यू कहाँ आता है? काउंटेबल के साथ। और लिटिल कहाँ आता है? जो मीनिंग फ्यू का है वही मीनिंग लिटिल का है, लेकिन अंतर क्या है? काउंटेबल और जो मीनिंग अ फ्यू का है वही मीनिंग अ लिटिल का है, लेकिन अंतर क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो मीनिंग द फ्यू का है वही मीनिंग द लिटिल का है, लेकिन अंतर क्या है? पढ़ेंगे है ना, ठीक है। और मच हमने पढ़ रखा है, कहाँ आता है? अनकाउंटेबल। और मिल्क हम जानते हैं। क्लियर हो रहा है? स्पष्ट है सभी को? अगला करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। कोई डाउट है? हाँ, तो तुम चले जाओ, बात कर लो। अरे बिल्कुल करो, है ना? इंडियन यूथ इज फुल डैश होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बता देता हूं क्यों। ये क्वेश्चन पूछा गया है फिक्स्ड प्रपोजिशन से। फुल ऑफ आता है, क्या मतलब होता है? इंडियन यूथ इज फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब है आपको फिल्ड विथ, लिख लो भरा हुआ।
फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? फिल्ड विथ, से भरा हुआ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है? फिल्ड विथ लिख लो या फिर से भरा हुआ लिख लो। तो जब भी फुल ऑफ कहीं पे लगाना होगा उसका अर्थ क्या निकल के आएगा? किस चीज से भरा होना। तो इसका पूरा मीनिंग क्या निकला? जो भारत का युवा है, समझ लीजिए, जो भारत का युवा है वो भरा हुआ है किससे? होप। होप मतलब आशाओं से, उम्मीदों से। काहे के लिए? फॉर द ब्राइट फ्यूचर, बहुत उज्जवल भविष्य। किसका? कंट्री का, देश का। यानी कि भारत का युवा भरा हुआ है किससे? उम्मीदों से। किसके लिए? देश के उज्जवल भविष्य के लिए। देखो सेंटेंस सही बन गया। क्लियर है? अगला करेंगे मोह। ये वेरी इंपॉर्टेंट, गलत किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी। देखो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कितना फायदा होता है, लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस हमें समझना पड़ता है। और दूसरा हमें करना होता है थोड़ा सा घबराहट कम हो जाए, क्योंकि एग्जाम में होती है बहुत घबराहट। जब हम 5 पुराने सेट सॉल्व करके जाते हैं तो हमें अगला जो पेपर है हमारा मेन पेपर, वो भी एक सेट की तरह लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोचिंग में बैठ के 5 सेट सॉल्व किए थे, वैसे एग्जाम हॉल में बैठ के एक और सेट सॉल्व कर लिया, लो हो गया। तो प्रेशर कम फील होता है। ठीक है, चलो इसे करो। सबने कर लिया होगा। मोहन डैश स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर ए कौन कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समझाने की आवश्यकता है ना। लेकिन पीछे की तो गर्ल्स है ना, वो घबरा घबरा के हाथ उठा रही थी, है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस पे ऑलरेडी डी पे टिक लगा हुआ है, क्या करें, है ना। तो पुराने आंसर्स को मत देखो भाई, वो भी आप ही की तरह कोई मासूम बच्चा रहा होगा जिसका ये पेपर है ना, तो उसने पेपर में जो लगाया होगा उसी की स्कैनिंग कर ली है, फिर आपको दिखाया जा रहा है। ये सुनो, इस पे विश्वास मत करो, है ना। ये आप ही की तरह कोई बच्चा रहा होगा पिछले साल का, जिसके पेपर की फोटो क्लिक करके यहाँ दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आप समझेंगे तो कर लेंगे। अरे 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 अरे, कहाँ पहुंच गए? अच्छा बहुत आगे पहुंच गए, कोई बात नहीं, थोड़े पीछे चले जाते हैं। यहाँ से यही था क्या? पहले यस सर बोल रहा हूँ, नहीं था, है ना, जल्दबाजी कर दी तुमने, यस सर बोल रहे हैं। ये था क्या? अभी ठीक है, अब सही टाइम पे यस सर बोले। चलिए करिए, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, थोड़ी हिंट भी है ये। डैश मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड। जिसने इसका आंसर ए लगाया है, जिसने इसका आंसर एन लगाया है, जिसने इसका आंसर सी लगाया है, सी मतलब द, और जिसने इसका नो आर्टिकल लगाया है, कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? क्यों? नहीं नहीं, जानते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसी विशेष मनुष्य की बात कर रहे हैं, मैंने विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है? डैश द मैन, सॉरी, डैश मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड। देखो सुनो ध्यान से, इन्होंने कहा है व्यक्ति जिसने यह किताब लिखी है वो मेरा कौन है? तो ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, परिचित है, और हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यस और नो? तो क्या आना चाहिए? यस और नो? ये लॉजिक समझ में आने लगा ना तो मजा आने लगेगा। अब आने लगा होगा, है ना, तो अब समझ में भी आ रहा होगा, रटने की कोई आवश्यकता। बहुत बढ़िया, चलिए अगला करिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको। आई नो डैश ही इज इल। जिसने इसका आंसर ए दिया है, हु, कौन कौन है? जिसने आंसर इसका बी दिया है, सी और डी, कोई नहीं है। द करेक्ट आंसर इज, हाँ, क्यों? रीजन 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 बताओ, ऐसे तो ये तो पढ़ दिया आपने। आई नो दैट ही इज इल, क्यों आएगा दैट? क्यों की का तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। देखो लॉजिकली ग्रामर से समझते हैं इसको। ये दरअसल नाउन क्लॉज का सेंटेंस है। अब नाउन क्लॉज क्या होता है? नई चिड़िया का नाम ले लिया मैंने, है ना, खैर समझ लेते हैं जरा।
देखो लॉजिक समझना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय कि हम सीधा आंसर समझें। लॉजिक से फायदा ये होता है अगले 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते हैं। तो नाउन क्लॉज क्या करता है वो समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है अगर आप ध्यान से सोचेंगे। डूएज डायरेक्टरी में क्वेश्चन आता है अंडरलाइन किए हुए क्लॉज को पहचानिए, यस और नो। जिन बच्चों ने अभी प्री बोर्ड दिया हाल ही में उनने ये पेपर में क्वेश्चन देखा होगा, यस और नो। आप लोगों ने देखा होगा, कौन से स्कूल से आप लोग? हाँ वहां पर आया होगा, आया था ये क्वेश्चन। डूएज डायरेक्टरी में क्वेश्चन आया था, आई नो वेयर ही लिव्स, यही क्वेश्चन था शायद, देख लीजिएगा। पूछा गया था कौन सा क्लॉज है वहां पर, या आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये था क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, और अंडरलाइन कर दिया था उन्होंने कि वेयर ही लिव्स में कौन सा क्लॉज है। तो हम बिल्कुल संक्षिप्त में ये समझ लेते कि नाउन क्लॉज क्या होता है, फिर बाकी क्लास में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज भी पढ़ेंगे। देखो नाउन क्लॉज क्या होता है, बड़ा इजी तरीका है इसको सीखने का। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप बिल्कुल ईमानदारी से आंसर देना कि आपके मन में क्या आया। क्या तुम्हें पता है? निकला ना मन से? मन से निकला ना? क्या तुम जानते हो? ये कैसे निकल रहा है, ऑटोमेटिकली क्या निकल रहा है ना, और इसका जो भी मैं आंसर दूंगा वो नाउन क्लॉज है। खत्म हो गई बात। मैंने कहा डू यू नो, तो आपने कहा, मैंने कहा डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो आपने बोला क्या क्या जानते हैं हम? कि मेरी पॉकेट में एक चाबी है। अरे यस और नो? तो कि मेरी पॉकेट में एक चाबी है, ये क्या हो गया? समझ में आ रही बात? मैंने कहा डू यू नो दैट ही इज इल। डू यू नो बोल के अगर मैं छोड़ देता तो जो दैट ही इज इल, ये व्हाट का आंसर हो गया ना जो तुम्हारे मन में आया। जैसे मैं बोलता डू यू नो या आई नो, मैं जानता हूं, तो आप बोलते क्या सर क्या जानते हो आप? मैं बोलता दैट ही इज इल, कि वो बीमार है। तो कि वो बीमार है ये वाला वाक्य क्या हो गया? तो नाउन क्लॉज की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो आप बोलोगे सर नाउन क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जो किसका आंसर देता है? व्हाट का आंसर देता है। वो क्लॉज जो किसका आंसर देता है? व्हाट का आंसर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट ही इज ए टीचर। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखो। और अगर मैं आपको पेपर में दे देता कि इस अंडरलाइन किए हुए क्लॉज को पहचानो कि कौन सा क्लॉज है, तो आप कैसे पहचानते? ऐसे पहचानते। आप कहते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? कि वो क्या है। मतलब ये जो बचा हुआ सेंटेंस वो किसका आंसर दे रहा है? क्या का उत्तर दे रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? अच्छा, तो इस बात से इस बात को कैसे जोड़ सकते हैं? इस बात को इस बात से ऐसे जोड़ सकते हैं, नाउन क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शन का नाम होता है दैट। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला शब्द। क्लियर हो रहा है? तो इतनी सी बात बस याद रखना कि नाउन क्लॉज को पहचानने वाला के का जो तरीका है वो क्या है? व्हाट का आंसर देने वाला सेंटेंस। वो सेंटेंस किसी भी पूरे वाक्य में वो बचा हुआ वाक्यांश जो क्या का उत्तर दे, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, हाँ जी। किसका आंसर है? क्लॉज का। क्लॉज व्हाट नहीं होता, नाउन क्लॉज आंसर होता है। पहचानने का तरीका व्हाट है। समझ में आ रही बात? आंसर व्हाट नहीं होगा, वो पूछेंगे आपसे, पेपर में दिखाई देता हूँ, देखो यहाँ कहीं क्वेश्चन आया भी होगा, आइडेंटिफाई द क्लॉज, किसी पेपर में होगा। बताओ सेट नंबर, नहीं सेट में भी होगा, सेट में देखो ना सब लोग के पास। ये यहाँ कैसे दिखाएंगे बेटा, सबको नहीं दिखा पाएंगे ना। देखो सेट में भी होगा कहीं ना कोई क्वेश्चन, सेट में, सेट में देखिए एक बार, स्टार्टिंग से सेट से देख लीजिए, डुएट डायरेक्टेड में मिलेगा कहीं ये क्वेश्चन। चलिए ऐसा करिए, ये वाला सेट खत्म हो गया ना, नेक्स्ट सेट की तरफ चलिए, वहीं देख लेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं करते हैं। जब मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लॉज ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो आइए नेक्स्ट सेट की तरफ निकाल लीजिए फटाफट और सॉल्व करिए। कितने क्वेश्चन है? 7।
आपके पास है 3 मिनट, करिए फटाफट, 3 मिनट में 7 क्वेश्चन करिए, स्टार्ट हो जाइए। मिल गया? नेक्स्ट सेट मिल गया? देखो ये वाला है नेक्स्ट सेट, मिला लो। द टेम्पल इज, यही है, करिए बिल्कुल ईमानदारी से, 2 लोग मिलके मत करना, सब अपने, अगर एक ही सेट है आपके पास तो आप रफ कॉपी में अपने आंसर लिख लीजिए, है ना, लेकिन अपने आंसर स्वयं लिखिए ताकि आपकी गलती हो और उसी को आप सुधार सके। डन? अच्छा अभी नहीं हुए? हो गया? सभी ने कर लिए क्या? आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्पल इज डैश द मिडिल ऑफ द रिवर। बिल्कुल भी आंसर मत बोलिएगा, अभी सभी को मौका देंगे अपन, है ना। ऐसे बच्चे जिन्होंने इसका आंसर ए लगाया है, जिन्होंने आंसर इसका बी लगाया है, जिन्होंने इसका आंसर सी लगाया है, और जिन्होंने इसका आंसर डी लगाया है, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार रहिए ताकि आप ठीक कर पाए उसे। इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी। क्यों? रीजन समझते आइए। जो टेम्पल है वो है सिचुएटेड है, रुका हुआ है कहां पर? बीच में, किसके? सिंपल सा आंसर है, और अभी हमने इन पढ़ा था, पिछले ही सेट में पढ़ा था, द टेम्पल इज इन द मिडिल, मध्य में स्थित है ना। गति कर रहा है क्या? रिवर गति कर रही है, उसमें मत ध्यान दो, हमने ऐसा कोई लॉजिक नहीं पढ़ा, यस और नो? वो हमने ऐसा लॉजिक पढ़ा था, कोई चीज रुकी हुई है और बीच में गति कर रहे हो, उसको मत दिमाग लगाओ, और उसका तो ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, इनटू का कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं। द सिंपल आंसर इज द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, यस और नो? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स गो। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन को चौथी बार कर रहे हैं, हिंट है ये, लेकिन लॉजिक सोचना, आंसर मत देखना, बस समझ गए क्या कहना चाह रहे? अच्छा, जिन्होंने आंसर इसका ए दिया है, वेरी गुड, जिन्होंने एन दिया है, जिन्होंने इसका आंसर द दिया है, और जिन्होंने इसका आंसर नो आर्टिकल दिया है, जिन्होंने इसका आंसर द दिया है वो हाथ खड़े करें फिर से, रीजन बताइए। रीजन बताइए पीछे, लास्ट सेकंड में, यस आपने जिन्हें पेन उठाया था, तो मार्केट से क्या लेना देना? क्या मार्केट, हाँ नहीं, और कोई कौन बता सकता है इसका करेक्ट लॉजिक? बताइए कैसे? वो कह रहे हैं लेट्स गो, कहा? उस मार्केट। सुनना, अगर ये सेंटेंस इतना होता तो क्या लगाते बताओ? लेट्स गो टू डैश, क्या करते? तब भी क्या करते? गलत हो जाता, तब तो गलत हो जाता। क्यों आ रहा है दा फिर सोचो? क्योंकि उसने कहा है लेट्स गो टू, उस मार्केट चलना है, आगे इंफॉर्मेशन दी है जहां पर मेरे पिताजी ने स्टॉल लगाया है, दुकान लगाई है, तो ये कोई विशेष मार्केट हो गया भैया, कोई सामान्य मार्केट नहीं जाना है कि उठाया मूड चल दिए, ऐसा नहीं जाना है, कोई भी मार्केट नहीं जाना है, उस स्पेसिफिक मार्केट जाना है
जहां पर वेयर माय फादर पुट अप स्टॉल, समझ गए? तो ये स्पेसिफिक जगह हो गई। और जब भी कोई विशेष जगह की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? यस और नो? जाना है? हाँ। किसमें? लेट्स गो टू मार्केट। मार्केट कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सा मार्केट, अनिश्चित बात है भाई। यस और नो? बड़े सारे एग्जाम्पल है, देखो यार कितने सारे एग्जाम्पल है, दा और एक है। जैसे मैं बोलूं ही इज डैश बॉय, क्या आएगा? दा कौन बोला? दा उड़ा देंगे हम तो बम से। सड़ी सी बात ही नहीं समझ रहे हो, फट से दा बोल दिया। ही इज अ, पता नहीं कौन बॉय भाई, पता नहीं। देन अगर मैं बोलता, ध्यान सुनना, ही इज डैश बॉय हु इज माय फ्रेंड। अब बताओ, अरे यस और नो? पकड़ो ना यार इस बात को। तो ये बोला लेट्स गो डैश मार्केट, चलो चले मार्केट। कौन सा मार्केट? अरे उनने विशेष कहीं की भी मार्केट नहीं जा सकते, हमें उसी मार्केट जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? लॉजिक पकड़ो भाई। आगे नेक्स्ट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको। कर लिया होगा? ओके। जिन्होंने इसका आंसर ए दिया है, जिन्होंने आंसर इसका सी दिया है, जिन्होंने इसका आंसर बी दिया है, और जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है, ठीक है, डी वाले बच्चे हाथ खड़े करें। डी डी, ए बी सी डी, डी फॉर डॉग। क्यों? ऐसे ही बस, हमें बस मन आ गया कि आज तो डी को ही टिक लगाना है। बहुत दिन से डी को टिक नहीं लगाया था, बेचारा बुरा मान गया था। करेक्ट आंसर इज बी। कारण क्यों, समझिएगा। हालांकि इसका आंसर कॉट भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, अगर ये वर्ड ना होता तो। समझेंगे ध्यान से। दरअसल ये क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका है बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस एस, ईएस या आईएस प्लस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम वहां करते हैं जहां हम दैनिक क्रियाएं करते हैं, रोज का काम। जैसे कि मैं रोज विद्यालय जाता हूं, मैं रोज पढ़ाई करता हूं, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। जो भी, जो काम हम दैनिक करते हैं, रोज करते हैं, रूटीन होता है, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, उन कामों में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। हमें इस सेंटेंस में कैसे पता चला है कि ये काम रोज होता है? क्योंकि उसने क्या लिख रखा है? प्रतिदिन। यस और नो? अब ये जो सेंटेंस लिखा है वो शुरू हो रहा है द बॉय से। द बॉय बताओ एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है कि बहुवचन? द बॉय एक ही तो है भाई, एक वचन है, सिंगुलर है। तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसे होनी चाहिए? एक वचन की बहुवचन? एक वचन। कैसे होनी चाहिए? और हमने पढ़ा था कि वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाना। तो कैच जो वर्ड है वो अपने आप में कैसा है? बहुवचन। हमने इसको क्या बनाया है? एक वचन बनाया है। यस और नो? तो कैचेस करेक्ट होगा। कैचिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैचिंग लगाने के लिए हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा? इज, एम, आर, वॉज, वर। वो हमने टेबल पढ़ी थी, सेकंड वाली लाइन, उसमें आईएनजी फॉर्म आते हैं, पढ़ा था। या फिर लास्ट वाली लाइन में आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही। दिख रही है क्या? कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और कॉट तब आता जब यहाँ पर एवरीडे नहीं आता, क्योंकि कॉट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो रोज की बात कर रहे हैं ना, रोज की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और वर्ब का सिंगुलर होने का मतलब उसमें एस, ई एस या आई एस का जुड़ना। क्योंकि वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में कैसी होती है? बहुवचन। उसे हम एक वचन बनाते हैं। अगर मैं पूछूं बताओ गो क्या है, एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, प्लूरल है। हम गोस को लिखकर उसे एक वचन या सिंगुलर बनाते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला वेरी इजी, सभी ने कर लिया होगा। हमने कल की क्लास में इसकी हिंट भी दी थी। यस, चलो अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। आई थिंक, मुझे लगता है, इट डैश रेन टुडे। किस किस का आंसर ए है? किस किस का आंसर बी है? किस किस का आंसर सी है? और जिनका आंसर डी है? कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया, क्यों भाई? करेक्ट आंसर क्या है? कल मैंने बोल के भी बताया था, मे का इस्तेमाल कहां करते हैं? या तो संभावना के लिए या परमिशन मांगने के लिए। मे आई कम इन, शुरू में बोल देंगे, या फिर इट मे रेन टुडे, यही सेंटेंस बोला था और मैंने एग्जैक्टली वही पेपर में आया। देखो
क्या आया है? आई थिंक, मुझे लगता है, संभावना लगती है क्या, इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती। वेरी गुड, याद रखो, वही लिख लो, नोट कर लो कि मे का यूज हम करते हैं संभावना या परमिशन, लेकिन परमिशन में कैसा होना चाहिए फिर, वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मे आई कम इन, तब हो सकता है। मे आई गो देयर, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए अगला करें, आइए। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यस और नो, तो करिएगा। देयर आर डैश प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, यही है क्वेश्चन। गुड, ऑप्शन है जिसने ए लगाया है, जिसने बी लगाया है, जिन्होंने सी लगाया है, और जिन्होंने डी लगाया है। तो करेक्ट आंसर इज सी। वेरी इजी, कैसे? देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? नहीं है, तो एनी तो गया। उन्होंने बोला है बुक्स, बुक्स कैसी हैं? प्लूरल, गिनी जा सकती है क्या? यस, गिनी जा सकती है, एक बुक, दो बुक, तो मच भी गया। दो ऑप्शन हट गए, बचा क्या? सम और ईच। ईच का यहाँ कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, यहाँ प्रत्येक का भाव निकलता है ईच से। क्या निकलता है? ऐसा कोई हम सेंटेंस बोल नहीं रहे, हम ऐसा नहीं बोल रहे ईच बुक इज प्रीशियस, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। और ईच के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। और यहाँ क्या लिखा है? प्लूरल, बहुवचन, तो ईच भी बचा क्या? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में एक और ई ऑप्शन दिया होता और उसका नाम होता मैनी, तो फिर क्या आता? करेक्ट, वेरी गुड, मैनी भी आ सकता है, इसलिए उन लोगों ने मैनी ऑप्शन में, क्योंकि फिर दो आंसर हो जाते हैं ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैनी का इस्तेमाल हम कहा करते हैं काउंटेबल चीजों का, आप यहाँ मैनी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर मैनी प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी में कई सारी कीमती पुस्तकें हैं। और देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी में कुछ कीमती पुस्तकें, दोनों ठीक है, यस और नो। इसलिए उन्होंने देखो मैनी ऑप्शन दिए ही नहीं, वो सब ऑप्शन दिए जो हट सकते हैं। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे, पढ़िए। जिनका आंसर ए है, जिनका आंसर बी है, जिनका आंसर सी है, और जिनका आंसर डी है। जिनका आंसर बी है वो एक बार फिर से हाथ खड़े करें और लॉजिक बताएं। आप बताइए, जो गले में गमछा डालकर आए, यस, बताइए बताइए। हटा लिया उसने, देख रहे हैं? अरे गमछे के कारण नहीं पूछ रहे हैं, गमछा हटाने से आंसर थोड़ा ना बच जाएगा। ठीक बात है। देखो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो जिस प्रकार एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक सेंटेंस में दो वर्ब, इसलिए दूसरी वाली जो वर्ब है, दूसरी जो वर्ब है वो वर्ब ना रहे, उसको हम नाउन बना दें, इसलिए टू प्लस प्ले लिखा गया है। क्या बोल दिया मैंने, समझते आइए। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो हम कहेंगे वी सब्जेक्ट है, बिल्कुल साथ साथ मिलाते चलना जो मैं बोल रहा हूं। क्या वी सब्जेक्ट है? क्या आर हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ा है। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब अगर मैं यहां पर प्ले लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी, एक वर्ब हो जाएगी, यस और नो। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब हो सकती है, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, इससे ज्यादा वर्ब, तो फिर इसका क्या करेंगे भाई, लिखना तो है कि वो गया तो है, लेकिन क्या करने गया है, खेलने गया है भाई, तो हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा। अब टू प्ले क्या होता है सर, जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ जाती है तो वो इन्फिनेटिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इन्फिनेटिव, यानी कि वो कुल मिला के वर्ब नहीं रहते। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, यस और नो। इन्फिनेटिव अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई? अभी आपको बस इतना लॉजिक लगाना है कि चूंकि यहाँ पर दो वर्ब हो जाती हैं तो हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाकर उससे उसको क्या बनने से बचा लिया, वर्ब बनने से बचा लिया, क्योंकि दो वर्ब होती तो दो सब्जेक्ट ही है फिर भाई, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट तो है नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते? देखो प्लेइंग नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आर गोइंग और प्लेइंग दो बार आईएनजी फॉर्म कैसे आ गई, हटाओ भाई,
प्लेड भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये अकेली वर्ब नहीं है, बस ये अकेली वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है ये वर्ब? क्योंकि ये टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। दूसरी बात, ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी है। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया, अगला करिए, वेरी इजी है ना, 10th क्लास में 9th क्लास में बार बार किया ये वाला। माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू दिल्ली, जिनका आंसर ए है, जिनका आंसर बी है, जिनका आंसर सी है और जिनका आंसर डी है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है क्या होता है ना, कुछ बच्चे हाथ जब उठाते हैं ना तो ऐसे उठाते हैं, हाँ ये सर लो। अब बताइए, ऐसा नहीं करना है भाई, आपको खुद को सीखना है ना, व्यक्तिगत, आसपास देख के उठाते हो कितने लोग उठा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ए। जब भी बड़े शहर की बात होती है तो क्या आता है, क्लियर हो रही है बात? हालांकि प्रपोजिशंस को भी हम एक बार देख लेंगे, इन कब आता है, एट कब आता है, छोटी जगह टाउन के लिए क्या आता है, एट आता है, ये भी याद रखिएगा। जब भी छोटी जगह कस्बों का नाम आता है तो क्या आता है बेटा, एट आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुनिए जरा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप सभी को, है ना, कुछ बच्चे एकदम इतना लंबी सी जीभ निकाल के बता रहे कि सर नहीं करके लाए हैं, ठीक बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कल के लिए होमवर्क दूं। आप सभी के पास सेट है, कल सबके पास सेट है, नहीं है तो ले लीजिएगा, सर दे देंगे, ठीक है। कल की क्लास में सुन लीजिए बेटा, कल की क्लास में आप सभी बच्चे पांचों सेट के अनसीन पैसेज यानी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके पूरी ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट, उसमें कुछ आंसर्स के टिक लगे हुए हैं लेकिन उन पर ईमानदारी से भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो आंसर गलत हो, हो सकता है वो आंसर सही हो, लेकिन आपको अपना आंसर ढूंढना है। आपको ये पूछना है क्या हमको ये आंसर मिला नहीं मिला पैसेज में। तरीका क्या होगा, पीछे लास्ट बेंच, क्या तरीका होगा, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे फिर पैसेज को पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? विश्वास रखिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।